The 17th Lok Sabha has completed 3 years, and with that we have the Speaker of the Lok Sabha, Mr. Om Birla, with us to take us through the journey of the past 3 years and what are the expectations from the next 2 years of the Lok Sabha. Om Birla जी, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपके लिए, इन 3 सालों में आपके लिए 3 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही हैं? मुझे लगता है कि कोई चुनौती रही हो, लेकिन इस 3 साल के अंदर हमने संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा और हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो संसद की गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, कैसे हम इसको चर्चा संवाद का केंद्र बन सके, कैसे यहाँ सार्थक चर्चा हो सके, और इस 3 वर्ष के अंदर माननीय सदस्यों की जो सक्रिय भागीदारी रही, जो सभी दलों का सहयोग रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के सभी दलों, सभी छोटे दलों का जो सहयोग रहा, जिसके कारण हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इस 3 वर्ष के अंदर रही। 7वीं लोकसभा में जहाँ पर हमने प्रश्नकाल के अंदर ज़्यादा प्रश्न सदन पर लाए, वहाँ पर ही राष्ट्रपति अभिभाषण पर देर तक चर्चा हुई, बजट पर ज़्यादा देर तक चर्चा हुई, डिमांड ग्रांट पर ज़्यादा देर तक चर्चा हुई। शून्यकाल में सभी माननीय सदस्यों ने पहले सत्र के अंदर ही देश की जनता की, अपने क्षेत्र की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, कठिनाइयों, अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। 193 पर प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, देर रात तक सदस्य बैठे, और सबसे विशेष कोविड-19 के समय जब दुनिया के अधिकतम देशों में वर्चुअल संसद चल रही थी, भारत में फिजिकल संसद चली और माननीय संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी भी रही और प्रोडक्टिविटी भी 167% प्रोडक्टिविटी रही, जो अपने आप में अभी तक सभी सत्रों का रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी है। तो कोरोना के समय भी जिस तरीके से संस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जनता के प्रति उनका विश्वास, भरोसा, और किस तरीके से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से वो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, इसके प्रति देश की जनता का संसद के प्रति विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। लोगों ने लगातार देर रात तक संसद सदस्यों बैठकर सदन की कार्रवाई में भागीदारी लेते हुए देखा है। इससे एक सकारात्मक वातावरण देश के अंदर गया है। मेरा अगला सवाल होने वाला था कि आपकी 3 बड़ी अचीवमेंट्स क्या, पर आपने वो भी कवर कर दिया इसमें, इस जवाब में। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जो कोविड काल के दौरान जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ सेशंस में हमने वॉश आउट भी देखा, उसके बावजूद आपने सबसे प्रोडक्टिव जो 3 साल का समय बताया, अगर इन 3 सालों को, पहले 8 सत्रों को कंपेयर करें बाकी सारे लोकसभा से, सबसे प्रोडक्टिव कैसे बनाया आपने? पुराने रिकॉर्ड के आधार पर देखें तो जिस तरीके की माननीय संसद सदस्यों की भागीदारी रही हर विषय पर, पिछली बार से ज़्यादा भागीदारी माननीय संसद सदस्यों की रही। मैं आवर्स, घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं हर विषय पर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या में ज़्यादा कंट्रीब्यूट होना, ये पार्टिसिपेट होना, ये बहुत अच्छा संकेत है। और मुझे अच्छा लगा कि अधिकतम माननीय सदस्यों, विशेष रूप से महिला माननीय संसद सदस्य जो पिछड़े क्षेत्र से आती है, आदिवासी क्षेत्र से आती है, उन आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं ने भी अपनी बात रखी, वहाँ की समस्याएं, कठिनाइयों पे बात रखी, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी निभाया, देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी दिशा है। उससे पूरे देश की जो अभिव्यक्ति है, पूरे देश की भावनाएं, वो सदन के माध्यम से सरकार को ध्यान में आई और सरकार ने अपनी नीतियां, पॉलिसियां, कानून बनाते समय सभी मान्य सदस्यों के सकारात्मक सुझाव को शामिल करते हुए देश में बेहतरीन कानून बने। उन कानून से ज़्यादा हम देश की जनता का कल्याण कर सकें,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे सकें, शासन और प्रशासन में ज़्यादा पारदर्शिता आ सके। क्योंकि जब भी कानून का राज होता है, जब शासन प्रशासन में पारदर्शिता आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा विधायी कानून बनाने का काम भी इस 3 साल में हुआ, सबसे ज़्यादा भागीदारी भी रही और सबसे ज़्यादा घंटे भी हर विधेयक पर चर्चा हुई, जिसके एक अपेक्षित परिणाम देश को देखने को मिले हैं। जी, ये बहुत अहम सवाल है पार्टिसिपेशन का जो आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि बार बार विपक्ष का ये आरोप रहता है कि हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में सुनाई नहीं देती, हमें बोलने का मौका नहीं दिया था। बार बार हम देखते हैं आके ये कहते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, इसमें तथ्य क्या हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रतिपक्ष के कोई नेता ने फ्लोर पर यह कहा हो कि मैं बोलने का मौका नहीं देता। मेरे लिए सभी दल, सभी मान्य सदस्य समान हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय मिला, पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है। और रिकॉर्ड पर देखें तो आप प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिला है और कभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नेताओं ने शिकायत नहीं की कि हमें बोलने का किसी भी विषय पर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उनके आवंटित समय से ज़्यादा समय उन्होंने चर्चा संवाद में हिस्सा लिया है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी सर, एक बहुत अहम सवाल ये है कि आपने कई मेजर्स लाए हैं, डिजिटल संसद जैसे फॉर्म्स हैं, पेपरलेस अब पार्लियामेंट हो गया कई मायनों में, ऑफिसेज की बात हो, रिप्लाईज़ की बात हो, अब पेपर रिप्लाईज़ नहीं आते हैं। इसके अलावा जो कैंटीन की सब्सिडीज़ भी ख़त्म की हैं आपने, तो इससे बचत जो अभी हो रहा है, क्या ये रिकॉर्ड बचत देखने को मिल रहा है और किस लेवल तक इसमें सेविंग्स होंगी टैक्स पेयर की? ये देश की जनता का पैसा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि संसद को आवंटित बजट में से हर रुपए का ठीक से नियोजन होना, सही जगह नियोजन होना और किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके धन की बचत कर सके, माननीय सदस्यों की क्षमता संवर्धन को बढ़ा सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, उनको देश विदेश की संपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं की जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा सके। इसके लिए सबके सहयोग रहे, जिसके अपेक्षित परिणाम आए। इस 3 साल के अंदर 668 करोड़ रुपए की बचत हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर पुरानी डिबेट जितनी थी, 1 से 16 तक 17वां सत्र चल रहा है, 1 से 16 तक की डिबेटों को अपने अलग अलग डिबेट अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई थी। कुछ हमने कोशिश की कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको हिंदी इंग्लिश का वर्जन हो और उसके साथ साथ उनको डिजिटल मेटा डेटा पर, ताकि किसी सब्जेक्ट पर किसी नाम से कभी भी कोई विधेयक पारित हुआ था, उस विधेयक को क्यों लाया गया था, इसके क्या कारण थे, उसके कब कब संशोधन हुए। आपने देखा होगा कई बार 1860 का विधेयक है, उसमें संशोधन चल रहे हैं, तो 1860 में क्यों विधेयक आया था, उसके बाद क्या क्या संशोधन हुए, क्या क्या इस पर चर्चा हुई थी। सब मेटा डेटा के सर्च इंजन पर जाने के बाद वो पूरी डिबेटों को, विषयों को देख पाएगा, उससे वह अच्छी चर्चा संवाद कर पाएगा। हम चाहते हैं बहस का स्तर ऊपर हो और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, और देश भर में पढ़ने वाले हमारे नौजवान जो कंपटीशन देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उनको भी देश की संसद के बारे में, संसद की कार्रवाइयों के बारे में, या नीतियाँ कानून बनाने के कारण किस तरीके से आज़ादी के 75 साल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, उसके विषय में जानकारी मिल सके। इसीलिए हमने हमारी लाइब्रेरी को भी डिजिटल लाइब्रेरी की ओर ले जा रहे हैं। हम माननीय सदस्यों को होम डिलीवरी कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी का उपयोग देश के नौजवान भी करें। इसके लिए आने वाले समय में स्लॉट उपलब्ध कराएंगे, ताकि देश और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे समृद्ध लाइब्रेरी हमारी है, उसका उपयोग देश की जनता भी कर सके।
कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, आज आपसे एक दल मिला भी है कांग्रेस का, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी है ज्योतिमणि, उनका भी आरोप है कि जो कल जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें पुलिस ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, कपड़े फाड़े गए, जूते उतारे गए, पानी तक पीने को नहीं मिला गया। इस तरह की जब कंप्लेंट्स आती है, क्या आपके संज्ञान में है और क्या एक्शन लिया जाएगा इन पे? संसद के अध्यक्ष के रूप में मेरा एक दायरा सीमित होता है। संसद के कामकाज में, संसद की गतिविधियों में सभी माननीय संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। उस विशेषाधिकार के तहत संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना, संसद के अंदर बोलना, वो उसका विशेषाधिकार है। जब कभी भी ऐसे विषय ध्यान में आते हैं जो मेरी परिधि से बाहर हैं, उसके बारे में कभी कोई माननीय संसद सदस्य मुझे बताता है तो मेरी कोशिश रहती है उसका सम्मान रहे। इसके लिए समय समय पर हमारे कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं और उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत माननीय संसद सदस्यों से कैसा व्यवहार हो, चाहे ऑफिस में जाना हो, चाहे अधिकारियों से चर्चा करना हो, उसका कोड ऑफ कंडक्ट हमारे कार्मिक विभाग ने समय समय पर सभी डिपार्टमेंटों को भेजता है और उस कोड ऑफ कंडक्ट पे एक जनप्रतिनिधि से कैसा व्यवहार होना चाहिए। निश्चित रूप से कोई विषय मेरे ध्यान में आता है तो हम उसका एग्जामिन करते हैं और कई विषयों को लेकर जब आप कोई प्रिविलेज की चर्चा करते हैं तो प्रिविलेज का एक सीमित दायरा होता है। उसके लिए प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है। उस प्रिविलेज कमेटी में सभी दल के लोग होते हैं। उस प्रिविलेज कमेटी में किसी माननीय सदस्य ने अगर कोई प्रिविलेज मोशन दिया है तो उस पर चर्चा करते हुए और उसके बाद जो उस कमेटी में निर्णय होता है उसकी अनुशंसा मेरे पास भेजते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए भी है कि कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनका कहना है कि उनको फिजिकली अटैक किया गया। जैसे सीनियर मेंबर्स हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं पी चिदम्बरम, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं जो आप ही के हाउस में लीडर भी रह चुके हैं। तो इन सबको इनका आरोप है कि उनको फिजिकली अटैक किया गया। तो क्या इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सामने मेंबर्स खुद उठाएंगे? मैंने कहा प्रिविलेज का एक सीमित दायरा है। प्रिविलेज का दायरा संसद तक है और देश की जनता को इस बात को जानती है कि हर एजेंसी का, हर विभाग का, हर सरकार का, हर संस्था का अपना अपना दायरा होता है। हमारा दायरा केवल संसद तक रहता है या संसद के कामकाज तक रहता है। संसद के कामकाज इधर जो भी गतिविधियां होती है उसका प्रोसीजर एक है कि मानो किसी माननीय सदस्य को कोई किसी क्रिमिनल में या अन्य किसी तहत कोई गिरफ्तारी करते हैं तो 24 आवर्स सूचना करने का दायित्व पुलिस का रहता है। लेकिन ऐसे विषय पर वह जो विषय कोई जन आंदोलन है, कोई आंदोलन, इसके विषय में जो कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है वह एक जो नियम कानून हमारे बने हुए संविधान के उसके तहत कार्रवाई होती है। उसमें हमारा दायरा इतना विस्तृत दायरा नहीं है। लेकिन सर मैं एक सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ, नॉट एज स्पीकर, लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर करते हैं तो वो अधिकार सबको है। आरोप कांग्रेस का ये है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारे पार्टी के अंदर जो पुलिस है वो घुस गई। तो ये कितना उचित है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में? ये उनका, हर दल का अपना अपना विषय है और उनका विषय जिनसे संबंधित है उनको निश्चित रूप से वे जानकारी देंगे कि और सरकार और प्रशासन इस पर अपेक्षित कार्रवाई करता है। और क्या आप ये भी सुझाव देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं दिखी हैं जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट बोला तो गया है लेकिन पुलिस पर जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं वो अटैक भी कर रहे हैं और फिजिकल अटैक भी कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्या ये कहेंगे? कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है कि कानून व्यवस्था कई राज्य होता है तो राज्य का विषय रहता है। दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो दिल्ली है तो केंद्र के अंदर होता है। तो हर राज्य के अंदर कानून का शासन हो जो सबको अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार है, पर उस राज्य के कानून के तहत कार्रवाई होती है। अब उस कानून के तहत कार्रवाई हुई नहीं हुई, इसकी प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। कोई प्रोटेस्ट पुलिस में करता है, किसी गतिविधि पुलिस के बाद अदालत में करता है, न्यायालय के अंदर न्याय मिलता है। तो
अलग अलग सबके दायरे बने हुए हैं, जहाँ पर उन सरकारों को जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जिनके अंडर में आता है उनको निर्णय फैसला करना होता है। उसमें किसकी कौन सी घटना घटी, मैं बिना जानकारी के, बिना फैक्ट के आधार पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट ईएमआई वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, खर्चे पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस नहीं, सरप्राइज है। विजिट OLXautos.in। जंगलों से महलों तक, सिंधु घाटी शहरों तक, ध्वजाओं से लेकर मीनारों तक, समंदरों के किनारों तक, कह रही है दिशा, आज ही से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है गुजरात। अपनी 75 खूबसूरत जगहों को योग के रंगों से रंग रहा है गुजरात। योग करें, फिट रहें। Presenting the new voices of Mirror Now, here to fight for you, to ask tough questions, to put your interests first, and to make authorities realize that urban lives matter. India's new people champions. Mirror Now, you first. सर, एक और मुख्य मुद्दा है, आपने पिछले महीने मुलाकात की, एक मेंबर हैं नवनीत राणा उनके साथ, तो उनके साथ जो घटना घटी थी, क्या उनका आरोप है कि प्रोसीजर का वायलेशन किया गया? जो वहाँ की, जो आप जैसे अभी बता रहे थे कि जो स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। क्या आपके ऑफिस को सही समय पर इत्तला किया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई? क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने कहा ना, हर मान्य सदस्यों के लिए, किसी भी दल का हो, किसी भी हो, वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी दल पर कोई भी चीज़ का विशेषाधिकार हनन होता है और वो संसद के दायरे में आता है, तो वो शिकायत हमारे प्रिविलेज के माध्यम से नोटिस देता है, और उस नोटिस के आधार पर प्रिविलेज कमेटी उस पर निर्णय करती है, चर्चा करती है, माननीय संसद सदस्यों से बातचीत करती है और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अपनाती है। तो किसी भी दल का कोई भी मान्य सदस्य हो, चाहे निर्दलीय सदस्य के रूप में नवनीत राणा जी हो, चाहे कोई कांग्रेस के सदस्य के रूप में हो, किसी भी दल का सदस्य हो, सबके लिए कानून एक समान है और सबके लिए संसद संरक्षक के रूप की भूमिका है, लेकिन संसदीय दायरों के अंदर। और संसदीय दायरों के अंदर जो हमारी नियम प्रक्रिया है, उस नियम प्रक्रियाओं के तहत और सरकार का जो रूल रेगुलेशन बने हैं उसके तहत सबका सम्मान रहे जनप्रतिनिधि का। ये सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन के तहत सभी प्रशासन काम करे, ये अपेक्षा की जाती है। जी सर, ये मैं, मेरा थोड़ा सा अलग सवाल इसमें सिर्फ इसलिए है, और मैं आपसे सिर्फ इस पर एक और क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, क्योंकि आरोप यह है कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात की जाती है, गिरफ्तारी की बात की जाती है, और इस तरह के केस में जहाँ पे उनको पता लंबे समय तक बेल भी नहीं मिला था, तो इसमें क्या सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे? ये मेरा सिंपल सवाल है। ये प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं हुआ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि माननीय संसद सदस्य के रूप में वो संसद के कामकाज में अगर कोई रुकावट आई, उसको रोकने का प्रयास किया, तो एक माननीय संसद सदस्य को अपने विशेषाधिकार प्राप्त है। उस विशेषाधिकार के तहत वह विशेषाधिकार समिति को, माननीय अध्यक्ष को अपनी विशेषाधिकार का नोटिस देता है, और फिर विशेषाधिकार जो समिति बनी हुई है जिसमें सभी दल के लोग हैं, और उसमें चर्चा करते हैं और माननीय सदस्य से चर्चा करते हैं। सबके लिए एक जैसा कानून है और एक जैसा नियम है। जी सर, एक और सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, अब राहुल गांधी जी की पूछताछ चल रही है, क्या किसी भी एजेंसी, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, किसी भी एजेंसी के द्वारा क्या आपके ऑफिस में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की कोई रिक्वेस्ट आई है क्या अब तक? नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी पूछताछ के समय कभी भी कोई भी संस्था, कोई भी जांच एजेंसी
की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर अब आता हूँ राजस्थान पे, जो आपका होम स्टेट है। हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पे देखा करौली की घटना घटी, अलवर में एक घटना घटी। कई बार आपके पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये आरोप रहता है कि कानून व्यवस्था फेल हो जाती है और कई बार जो है एक समुदाय के खिलाफ एक्शन लेती है। ये बार बार आरोप सामने आते दिख रहा है पिछले कुछ महीनों में। इस पर आपकी क्या राय है? लॉ एंड ऑर्डर कानून राज्य का विषय है और ये मेरे दायरे में नहीं है। किसी राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये अपेक्षा मैं भी करता हूँ और सभी राज्यों की सरकारों से करता हूँ कि संविधान का पालन करें और कानून व्यवस्था बनी रहे। ये अपेक्षा निश्चित रूप से एक भारत का नागरिक होने के कारण नाते भी मेरी दायित्व बनता है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में दायित्व बनता है। लेकिन क्या सिचुएशन हुई, उस सिचुएशन की बिना जानकारी के मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आपको क्या ये चिंता का विषय है कि ये जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, कई बार इसकी रिपोर्ट्स आप भी देखते होंगे अखबारों में, समाचार में बार बार आते हैं। कई बार ये भी आरोप लगता है कि पुलिस इसमें क्या उसने इनएक्शन लिया, सही एक्शन लिया, नहीं लिया। क्या आपके लिए चिंता का विषय, क्योंकि आप उसी स्टेट से एक लीडर हैं? देखिए, मैं राज्य से आता हूँ, लेकिन ये देश की चिंता का विषय है और इसके लिए समय समय पर सदन में माननीय सदस्य अलग अलग राज्यों के विषयों को अपने स्तर पर रखते रहते हैं। उस पर राजस्थान के विषयों पर भी सदन में माननीय सदस्यों ने रखा है और क्योंकि राज्य का विषय होने के कारण हम उनके वक्तव्यों के, उनके दिए गए भाषण को हम राज्य पर कार्रवाई के लिए भेजते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को सभी राज्यों के अंदर जो भी विषय आते हैं, हमारी कोशिश तो पहला ये रहती है कि जो केंद्र के विषय हो या संसद की आने वाले परिधि के विषय हो, उन पर ही हमें संसद के अंदर चर्चा संवाद करना चाहिए। पर कई मान्य सदस्यों जो राज्य के विषय हैं, उन राज्यों के विषयों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राज्य के विषय राज्य की विधानसभाओं के विषय, लेकिन जिन विषयों पर भी उन्होंने राज्य के विषयों में भी रखा है तो हम उसके संबंधित राज्यों को भेज देते हैं अपेक्षित कार्रवाई के लिए। जी, ठीक है सर। एक और सवाल है आपसे। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री से सजेशन ये सुझाव दिया है कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तौर पे कि एक व्यक्ति को 2 सीटों से निर्वाचित या कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने का जो अभी अलाउंस है उसको हटा दिया जाए, एक व्यक्ति एक ही सीट में कैंडिडेट बने। एज अ स्पीकर एंड एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये उचित है? इलेक्शन में रिफॉर्म होना चाहिए, ये देश की जनता की मांग है। क्या क्या रिफॉर्म होना है, ये इलेक्शन कमिश्नर, लॉ डिपार्टमेंट कानून के तहत चर्चा करने के बाद जब कभी भी कोई विधेयक आएगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि वो विधेयक आने पर सदन में चर्चा कराऊं और सबके सुझाव आए, सबके विचार आए, ताकि एक अच्छे चुनाव सुधार का कानून बन सके। इस देश के अंदर आज भी मैं कह सकता हूं कि 17 आम चुनाव हैं, 300 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव के प्रति निष्पक्षता लोगों की है। मतदान करते समय निर्भीक रूप से मतदान करें। इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर समय समय पर आवश्यक इंतजाम करता है। हमारे देश का लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और इसीलिए हमने देखा होगा कि सत्ताओं में परिवर्तन राज्यों में होना, केंद्र में होना, ये हमारे देश के इलेक्टोरल मतदाताओं की ताकत है कि वो विवेक से मतदान करते हैं और जिस दल की सत्ता, जिस विचारधारा अच्छी लगती है उस पर निर्णय करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में आपने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, संसद में भी कई बार उठा है। इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय चर्चा कर रहा है और मुझे लगता है कि देश के हित में जो भी रिफॉर्म आवश्यकता होगी उसको होंगे। जी सर, क्रिमिनल्स की जो इलेक्टोरल सिस्टम में एक बात है, 14% था 2009 में, अब 29% के आसपास है फिर मौजूदा स्तर पे। तो क्या ये भी एक एरिया है जहाँ पे? देखिए, इस पर कई बार चर्चा हुई। चुनाव आयोग की नियम प्रक्रिया के तहत अगर उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो चुनाव लड़ सकता है। उसके क्रिमिनल केस एक अलग विषय होते हैं।
क्रिमिनल केस के प्रोसीजर का अलग विषय होता है, लेकिन जहाँ तक चुनाव आयोग का दायरा है, चुनाव आयोग ने एक रूल बना दिए कि इस के तहत वे व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये पात्र है, ये अपात्र है। तो निश्चित रूप से हमें तो उस कानून से चलना होगा। अगर उसका पात्र है, उसका अधिकार है चुनाव लड़ने का, और जनता उसको चुनकर भेजती है, तो हमारे लिए तो जो भी जनता का निर्णय होता है वो मान्य होता है। ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, और इसलिए समय समय पर इस पर बहुत विषयों पर बहुत चर्चा, संवाद, बातचीत उठती रहती है कि कैसे इसको रिफॉर्म किया जाए। इसके लिए बहुत विषयों पर, बहुत प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से इसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, और आवश्यकता होगी तो आमूलचूल परिवर्तन चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय मिलकर सरकार रूल्स लाकर करेगी। जी सर, आखिरी सवाल, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रेडी होगा। क्या कोविड की वजह से इसमें काफ़ी डिलेज भी हुए थे? क्या अगले साल तक ऑन शेड्यूल कोविड के होगा? कारण कुछ परेशानियां, चुनौतियां हमारे सामने आई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी आधारशिला रखी थी, उस समय 2 साल में इस नए भवन बनाने का लक्ष्य तय किया था। आज हम उसी लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। हम 5-7 दिन पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कवर कर लेंगे, और अक्टूबर-नवंबर तक ये भवन, जो हम सबका आस्था का केंद्र है, जो आत्मनिर्भर भारत की झलक है, भारत की विविधताओं की संस्कृति की झलक है, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, लोगों के विश्वास का प्रतिबिंब है, इसको विंटर सेशन में हम यहाँ सत्र चला सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम बिरला जी। धन्यवाद।